हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया था शक्ति सत्ता वेदता, उसमें से पिछले वीडियो में हमने शक्ति की अवधारणा को विस्तार से क्लियर किया था। मैंने आपको शक्ति की अवधारणा को विस्तार से समझाया था पिछले वीडियो में। और अब इस वीडियो में हम अगला टॉपिक लेते हैं सत्ता की अवधारणा। सत्ता, जिसको प्राधिकार भी कहते हैं, अथॉरिटी भी कहते हैं, तो सत्ता की अवधारणा। राजनीति विज्ञान में सत्ता की अवधारणा की हम बात करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया, यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि शक्ति सत्ता वेदता में सत्ता जो है वो दोनों के सेंटर में होती है। शक्ति और वेदता के सेंटर में होती है, दोनों के साथ आपस में जुड़ी हुई होती है, महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि सत्ता ही वो संस्था है जो वेदता प्राप्त करती है, वेदता पर आधारित होती है और वेदता पर आधारित होते हुए शक्ति का प्रयोग करती है। अर्थात जिसे शक्ति के प्रयोग का अधिकार होता है वो संस्था सत्ता कहलाती है। सत्ता को राजनीतिक व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा माना जाता है। सत्ता को राजनीतिक व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा माना जाता है। यह शक्ति प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण मानी जाती है और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन और प्रत्यायोजन आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव होती है। लोकतंत्र में सत्ता का अधीनस्थों अर्थात जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण होता है। जनता के द्वारा स्वीकृत सत्ता को ही औचित्यपूर्ण सत्ता कहते हैं या औचित्यपूर्णता कहते हैं। राजनीति विज्ञान विषय के शब्दकोश में सत्ता को अनेक रूपों में अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा जो सत्ता की डेफिनेशंस हैं, प्रसिद्ध डेफिनेशंस हैं, जिनमें पहली परिभाषा बायरस्टेड की है। और बायरस्टेड क्या कहता? सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। सत्ता क्या है? सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। अर्थात ऐसी संस्था जिसको शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार होता है, अर्थात जिस संस्था को शक्ति के प्रयोग का अधिकार होता है, उसे सत्ता कहते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है बीच और विद्वान बीच क्या कहते हैं? दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार ही सत्ता है। अर्थात वो संस्था जो दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करती है, वो संस्था ही सत्ता है। एक विद्वान, इनका नाम है एलन। विद्वान एलन ने कहा कि सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियां एवं अधिकार सत्ता कहलाते हैं। अधिकार सत्ता कहलाते हैं। उपयुक्त सभी विद्वानों ने जो सत्ता की परिभाषा दी है, उससे स्पष्ट होता है कि सत्ता को निर्णय लेने, आदेश देने, आदेशों का पालन करवाने की शक्ति प्राप्त होती है। अतः वह उच्च स्तरीय संस्था जो निर्णय लेती है, जो आदेश देती है, आदेशों का पालन करवाती है, उस उच्च स्तरीय संस्था को ही सत्ता कहा जाता है। अर्थात सत्ता आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति है, उच्च स्तरीय सत्ता है। सत्ता का आधार सहमति होना चाहिए। यही औचित्यपूर्णता है कि अगर सत्ता सहमति पर आधारित है, जन सहमति पर आधारित है, तो ये औचित्यपूर्ण सत्ता होती है। तो सत्ता का आधार सहमति को माना गया है, सहमति को माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्ता के दो पक्ष माने गए हैं। प्रथम, निर्णय लेने और आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति। प्रथम, निर्णय लेने व आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति तथा द्वितीय,
उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। तो सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है और सत्ताधारी को व्यवस्था या संगठन में अंतर्निहित शक्ति का कार्यशील प्रतीक माना जाता है। कार्यशील प्रतीक माना जाता है। तो देखिए, अब हम सत्ता की बात कर रहे हैं तो सत्ता का स्पष्ट अर्थ निकल कर आ जाता है कि सत्ता वह संस्था है जिसको शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होता है, जिसको निर्णय लेने का अधिकार होता है, जिसको आदेश देने का अधिकार होता है, अपने निर्णय आदेशों को पालन कराने का आदेश होता है, अधिकार होता है। ये उच्च स्तरीय संस्था होती है, शक्ति होती है, जन सहमति पर आधारित होती है। सत्ता की जो प्रकृति होती है उसके दो आधार या दो सिद्धांत बताए गए हैं। प्रोफेसर बीच ने दो सिद्धांत बताए हैं। एक तो औपचारिक सत्ता का सिद्धांत। औपचारिक सत्ता या औचित्यपूर्ण सत्ता कहिए, एक ही बात है। आदेश देने का जो अधिकार होता है औपचारिक रूप से किसी भी संस्था के पास, जो उसको किसी भी प्रकार से मिल सकता है, खासतौर से अगर वैधता के आधार पर मिलता है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो उसको औपचारिक सत्ता कहते हैं। एक है दूसरा सिद्धांत स्वीकृति का सिद्धांत, जो कि जनसहमति का सिद्धांत है। अर्थात अगर जनता सत्ता को स्वीकृति प्रदान करती है, शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देती है, तो वो सहमति का सिद्धांत या स्वीकृति का सिद्धांत होता है। सत्ता की अवधारणा में संस्थाकृत औचित्यपूर्ण शक्ति और अधीनस्थों की स्वीकृति दोनों महत्वपूर्ण स्थान हैं, प्राप्त करते हैं, दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब सत्ता की अवधारणा का अर्थ देखने के बाद अगली महत्वपूर्ण जो बात है इसमें वह है सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकार। सत्ता के स्रोत कहें या सत्ता के प्रकार कहें, सत्ता की जो अवधारणा है उसकी विवेचना सुकरात, प्लेटो, ऑगस्टाइन आदि के समय से होती आ रही है। लगभग राजनीति विज्ञान के सभी विद्वानों के विचारों में कहीं न कहीं सत्ता के स्रोत, सत्ता की अवधारणा, सत्ता के प्रकार देखे गए। लेकिन यहाँ पर राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं मैक्स वेबर, उन्होंने शक्ति और सत्ता के प्रकारों का अच्छे से विश्लेषण किया है और उन्होंने शक्ति के जो 3 प्रकार बताए हैं वैसे ही उन्होंने सत्ता के भी 3 प्रकार बताए कि सत्ता 3 प्रकार की होती है। पहली परंपरागत सत्ता, दूसरी कानूनी, बौद्धिक या वैधानिक सत्ता और तीसरी करिश्मावादी या करिश्मात्मक सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दूसरी है रेशनल, लीगल और लीगल ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी और करिश्मेटिक अथॉरिटी। तो जो परंपरागत सत्ता है पहले प्रकार की, यह प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश इस आधार पर देती है या इस आधार पर इसके आदेश स्वीकार किए जाते हैं कि वो सत्ता परंपरागत रूप से चली आ रही है। जब राजा का शासन होता है तो सत्ता राजा के पास होती है। राजा के अधिकारों का पालन, राजा के आदेशों का पालन व्यक्ति नतमस्तक होकर करता था। जब वो सत्ता राजा की मृत्यु के बाद उसके ज्येष्ठ बेटे के पास चली जाती थी, वो शासक बन जाता था, तो परंपरागत आधार पर वो उनके आदेशों का पालन करने लग जाते थे। तो सत्ता का आधार परंपरागतता है, सत्ता का आधार उत्तराधिकार है, वंशानुक्रम में मिली हुई सत्ता है, तो उसको परंपरागत सत्ता कहते हैं। बौद्धिक या वैधानिक सत्ता, अर्थात जब सत्ता का हस्तांतरण या सत्ता का जो सत्ता है वो विधिवत रूप से किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती है, तो विधिवत रूप से सत्ता प्राप्त करने के बाद लोग स्वतः इसके आदेशों का पालन करते हैं। जैसे भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में जनता अपने मताधिकार के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण करती है और जिस दल को, जिस व्यक्ति को वो सत्ता सौंपती है, बहुमत सौंपती है, लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं क्योंकि वैधानिक रूप से, भौतिक रूप से, कानूनी रूप से उसने सत्ता प्राप्त की है। एक होती करिश्मावादी सत्ता या करिश्मात्मक सत्ता। कोई भी व्यक्ति अपनी नेतृत्व क्षमता, बल के द्वारा, किसी भी प्रकार से सैनिक शक्ति के द्वारा सत्ता पर अपना कब्जा कर लेता है तो करिश्मात्मक सत्ता हो जाती है।
जैसे हिटलर, मुसोलिनी आदि का उदाहरण हम देखते हैं। तो करिश्मात्मक सत्ता ये होती है। सत्ता का जो मूल आधार माना गया है वो औचित्य पूर्णता को माना गया है, वो वेधता को माना गया है। ये खास बात है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती, सत्ता के पालन का आधार क्या है। तो सत्ता के पालन के 4 आधार बताए गए। एक तो विश्वास, एक एकरूपता, एक दबाव, एक वैधानिकता। सत्ता के प्रति लोगों का विश्वास होता है। सत्ता में विश्वास होता है कि हमारे द्वारा चुनी गई सत्ता है, यह हमारी अपनी सत्ता है, हमारे कल्याण के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सत्ता है। तो ये विश्वास लोगों को सत्ता के आदेश को पालन करने के लिए बाध्य करता है। दूसरा है एकरूपता। मानव का ये स्वभाव है कि वो उन लोगों के परामर्शों का, उन लोगों के आदर्शों का, उन लोगों के आदेशों का पालन करती है जिनके विचार एवं आदर्श एक रूपता रखते हैं, जिनका व्यक्तित्व अच्छा होता है, जिनके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, उनमें एक रूपता होती है, उनका पालन करते हैं। दबाव, कभी कभी सत्ता बाध्यकारी होती है, दबावकारी होती है और लोगों को दबाकर, उनको बाध्य करके, उनके ऊपर कुछ बल प्रयोग करके अपने आदेशों की पालना करवा लेती है। एक होता है वैधानिकता। वैधानिकता, अगर किसी सत्ता को विधिवत रूप से चुना गया है, उसे वैधानिक शक्ति प्राप्त है, संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, तो लोग वैधानिकता के आधार पर उसकी पालन करते हैं। सत्ता की कुछ सीमाएं भी मानी गई है, कुछ लिमिटेशंस भी मानी गई है, जैसे प्राकृतिक सीमा, नैतिक धार्मिक विश्वासों की सीमा, संस्कृति की सीमा, संविधान नियम उपनियमों की सीमा, आर्थिक सीमाएं, अधीनस्थों की क्षमताएं, अधीनस्थों द्वारा निर्मित संघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून। अर्थात जो सत्ता होती है उसको प्राकृतिक सीमाओं को, प्रकृति के नियमों को भी मानना पड़ता है, नैतिक धार्मिक विश्वासों का पालन करना पड़ता है, अपनी संस्कृति, कला, साहित्य को भी मानना पड़ता है, संविधान के नियम उपनियमों के अंतर्गत काम करना पड़ता है, उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, आर्थिक सीमाओं का पालन करना पड़ता है, आर्थिक संसाधनों, आर्थिक क्षमताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, अधीनस्थों के द्वारा जो संघ बनाए गए उन संघों की बातों को भी मानना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी पालन करना पड़ता है। तो इन सीमाओं के अंतर्गत रहकर सत्ता का पालन व्यक्ति के द्वारा, सत्ता के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग किया जाता है और अपनी शक्ति का प्रयोग करके आदेशों का पालन करवाया जाता है। तो राजनीति विज्ञान में सत्ता की जो अवधारणा है, जिसकी चर्चा हम करते हैं, जिसका अध्ययन हम करते हैं, उसमें ये प्रमुख बातें आती है। इसके बाद अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वैधता, औचित्यपूर्णता का, लेजिटिमेसी का। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे।